हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। इसके पहले कि हम हमारी वीडियो के अंदर चलें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आखिरी महीना यूपीएससी प्री के पहले का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग सब नया कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे और जरूर से जरूर सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर, कोचिंग के टेस्ट पेपर जरूर बनाइए। कम से कम हर दिन एक पेपर जरूर बनाइए। 30 क्वेश्चन पेपर्स, 30 पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर बिना बनाए अगर आप टेस्ट में बैठ रहे हैं तो मान के चलिए आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर आप 30 पेपर बना के एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपकी तैयारी अभी तक की कैसी भी रही हो, अगर अब से लेके आने वाले 30 दिनों में आप रोज एक पेपर बना के बैठते हैं तो मान के चलिए कि बहुत ज्यादा 80% चांसेस है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज की तरफ। देखिए आज के एमसीक्यूज है, इंडियाज लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ वाज द लोएस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स? 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स और 60 ईयर्स। ठीक है, हु कैन क्रिएट कोटा फॉर सर्विंग मेडिकल डॉक्टर्स इन पीजी एडमिशंस? ए एमसीआई, ये क्या है हम देखेंगे अंदर। एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। बी हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सी स्टेट गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंट पैनल सेटअप बाय सुप्रीम कोर्ट। फिर रेलवेज एम टू हैव 100% पावर सस्टेनेबिलिटी बाय 2022, 2026, 2030 और 2035। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड टेलकोज यानी टेलीकॉम कंपनीज हाउ मेनी ईयर्स टू क्लियर देयर एजीआर ड्यूज? 2, 3, 5 और 10 ईयर्स। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोड्यूसेस ए कोल गैस, बी सिन गैस, सी वाटर गैस या डी फ्यूल गैस। ठीक है, इनके आंसर्स हम वीडियो के अंदर भी पाएंगे या उनको कोलेट करके वीडियो के एंड में भी हम सारे एमसीक्यूज के आंसर्स देख लेंगे। चलिए आज के करंट अफेयर कैप्सूल्स में चलते हैं। द जीडीपी हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय -29.3%। इट इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन 40 ईयर्स। तो पहले सवाल का जवाब आपको यही मिल गया है। दूसरा है, एक्स प्रेसिडेंट भारत रत्न प्रणब मुखर्जी प्रणब दा हैज डाइड ऑफ कोविड। ठीक है, तीसरा है, स्टेट्स आर फ्री टू सेट कोटास फॉर सर्विंग मेडिकल डॉक्टर्स इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। क्या हो रहा है देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स निकले उनमें से कई लोग गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करें और गवर्नमेंट उन्हें रूरल एरियाज में भेजे। आंकड़े ये बताते हैं कि हालांकि प्रत्येक 1 लाख लोगों पर इंडिया में डॉक्टर्स काफी कम है, लेकिन अर्बन एरियाज में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और रूरल एरियाज में डॉक्टर्स बहुत कम हैं। जितने डॉक्टर बनते हैं, जितने डॉक्टर हमारे देश में हर साल क्वालिफाई करके निकलते हैं, उनमें के 80% अर्बन एरियाज में चले जाते हैं, सिर्फ 20% रूरल एरियाज में जाके प्रैक्टिस करते हैं। जबकि एट द वेरी लीस्ट इसको 50-50 होना चाहिए, है ना। ऐसे टेक्निकली अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो एक डॉक्टर ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकता है। रूरल एरियाज में जनसंख्या घनत्व कम होता है, वहाँ पर ज़्यादा डॉक्टर्स की हमें आवश्यकता है, लेकिन हम डॉक्टर्स को वहाँ भेज नहीं पाते हैं। अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग तरह की कोशिशें करती हैं कि जैसे जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किया है उनको मैंडेटरी 2 साल जाके रूरल एरिया में सर्विस देनी ही पड़ेगी, इस तरह के कानून बनाते हैं, बॉन्ड साइन कराते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के कोर्सेज होते हैं, एमडी, एमएस, या इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके लिए वो कोटा बना सकते हैं। यानी कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो अगर आप फिर पीजी एग्जाम क्वालिफाई करते हो, आपको कोटा मिल जाएगा इन एमडी या एमएस, जो भी आप मेडिसिन या सर्जरी का कोर्स करोगे उसके बाद, तो उसके लिए आपको कोटा मिल जाएगा वहाँ पे। तो यानी आपके पास एक इंसेंटिव रहेगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करो और स्टेट गवर्नमेंट आपको फिर जिला, तहसील, ब्लॉक लेवल पे आपको पोस्टिंग दे देगी। तो उससे रूरल एरियाज में जो हमारे यहाँ मेडिकल डॉक्टर्स की किल्लत है वो हम सॉल्व करते बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है। सिंगापुर की जो नेशनल असेंबली है, जो वहाँ की नेशनल पार्लियामेंट है, उसमें अपोजिशन के लीडर बने हैं प्रीतम सिंह, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है भारतीय मूल के हैं। इस तरह के भारतीय मूल के लोग जो अलग अलग देशों में किसी न किसी पद पर आ रहे हैं। कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनी है। तो हालांकि इस तरह का कोई भी सवाल अगर आएगा तो पहले उन्हीं का नाम आएगा, लेकिन ये सब नाम भी महत्वपूर्ण है, मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। यूपीएससी में ना सही दूसरे किसी न किसी एग्जाम में आपको देखेंगे कि ये नाम आपको पूछ लिए जाएंगे। रेलवेज दे आर एमिंग टू हैव 100% पावर सस्टेनेबिलिटी बाय 2030। देखिए पावर सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है ये उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा 100% पावर लेना चाहते हैं? मुझे तो उसका यही मतलब समझ में आ रहा है। सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से 2030 तक रेलवेज 100% अपना पावर लेगा, ऐसा उनकी योजना है। उन्होंने 963 स्टेशंस में सोलर पैनल लगा दिए हैं और बहुत जल्द 550 और स्टेशनों में भी आने वाले हैं।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर वाला मामला चल रहा था, जिससे कि लग रहा था कि इंडिया का पूरा टेलीकॉम सेक्टर ही खत्म हो जाएगा, तो उसमें राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, 10 साल में जितने आपके ड्यूज हैं, जो ड्यूज हैं वो 1000 करोड़ में है, कई हजार करोड़ में ड्यूज हैं, तो उनको अलाउ किया है कि चलो 10 साल में आप चुका देना, 10 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में। तो ठीक है, इससे टेलीकॉम जो सेक्टर है उसने ज़रूर राहत की सांस ली है। ठीक है, फिर देखिए साइंटिस्ट फ्रॉम द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इन्होंने क्या किया है, दे आर ऑपरेटिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो क्या कर रहे हैं, दे कैरिड आउट अ स्टडी कवरिंग 84 स्क्वायर किलोमीटर्स इन द लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज किसे कहते हैं आप सबको बिल्कुल पता होना चाहिए दोस्तों। ज्योग्राफी मेरा भी वीक एरिया था, मैं बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं बता सकता हूँ, पर यार याद करके रखो, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको ज़रूर से पढ़ के रखो। जो मैंने अभी खुद गूगल किया अभी, लेसर हिमालयास क्या होते हैं, तो हिमाचल रेंज होती है जो मिडिल हिमालय कहना चाहिए जिसको, दे आर द लेसर हिमालयास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी उन्होंने यहाँ पर स्टडी किया कि लैंडस्लाइड वगैरह के लिए कितना रीजन ससेप्टिबल है, तो पता चला 15% ऑफ द रीजन इज हाईली ससेप्टिबल टू लैंडस्लाइड्स। तो वो जो रीजन वो ईयर मार्क कर देंगे, तो वहाँ पे उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे, उस हिसाब से घर वगैरह बनाने के परमिट एलोकेट किए जाएंगे। जहाँ लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे रोड वगैरह बरसात के मौसम में बंद कर दी जाएंगी और घर वर बनाने के परमिट वहाँ पर ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। बाकी बिल्डर माफिया वगैरह जिस तरह के लोग हैं, वो राज्य सरकारों से नेक्सस साठगांठ करके अपना काम करवा ही लेते हैं। ठीक है, द CSR CMERI, ये ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैव डेवलप्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। सोलर ट्री क्या बनाए हैं, एक ट्री जैसा बनाए हैं जिसमें कि तरह तरह के सोलर पैनल ब्रांचेस जैसे निकाले हुए हैं हर अलग अलग डायरेक्शन में। तो क्या होगा, जैसे देखिए आपने सोलर सेल देखा होगा कि वो पूरा पूरा फ्लैट आसमान की तरफ फोकस करता रहता है, लेकिन सूरज जब उगता है तो वो अब समझिए क्षितिज से उगता है, उस समय एंगल पे सनलाइट आती रहती है। फिर जब दोपहर के तक पहुंचता है, मान लीजिए 10-11 बजे, तब आप कह सकते हैं कि एकदम हाँ फ्लैट सर के ऊपर है, तो वहां पर मैक्सिमम सूरज की रोशनी उस सोलर पैनल के ऊपर पड़ेगी। फिर जब डूबने लगेगा सूरज 3 बजे के बाद समझिए, तो जो आपका सोलर पैनल एकदम ऊपर की तरफ आपने फोकस किया हुआ है, तो उस पर पूरी पूरी सनलाइट नहीं पड़ेगी। तो क्या ऐसा सोलर ट्री जैसा बना है, ट्री आप अपने मन में आप ऐसा इमेजिन करिए, प्रकृति ने अपने हिसाब से, जो प्रकृति भी पत्ते ऐसे ही बनाती है, उनके डायरेक्शन ऐसे ही रखती है कि मैक्सिमम सनलाइट उनके ऊपर पड़े, ताकि फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा वो अपना स्टार्च प्रिपेयर कर सकें। तो वैसे ही अलग अलग डायरेक्शन में ब्रांचेस निकली हुई हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में अगर आप सोलर पैनल लगा देंगे एक ट्री के फॉर्मेट में, तो जब जब सूरज आसमान में जिस भी एंगल में होगा, बहुत सारे सोलर पैनल ऐसे होंगे जो डायरेक्टली सूरज को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस ट्री का जो एनुअल कैपेसिटी है 12,000 से 14,000 यूनिट का क्लीन एंड ग्रीन पावर बनाने का उसका कैपेसिटी है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी ने अनाउंस किया है एक वेबिनार कि इंडिया एम्स फॉर 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। अच्छा जी, कोल गैसिफिकेशन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस। ये आपको एमसीक्यू का आंसर मिल गया। अ मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरीली ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस एंड वाटर वेपर फ्रॉम कोल एंड वाटर, एयर एंड और ऑक्सीजन। हिस्टोरिकली कोल वॉज गैसिफाइड टू प्रोड्यूस कोल गैस, ऑल्सो नोन एज टाउन गैस। बेसिकली थोड़ा हल्के गर्म पानी में कोयले को अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो ये सिन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, टाउन गैस क्या होता है? कोल के गैसिफिकेशन से कोल गैस जो निकलती है उसको टाउन गैस भी कहते हैं। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब ये क्यों कर रहे हैं कोल गैसिफिकेशन? हम गैसिफिकेशन जो है कोयले को कंबस्ट करके जो धुआं निकालते हैं उससे ज़्यादा थर्मली एफिशिएंट है और क्लीन है। उस कम गर्मी में ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उसमें प्रोड्यूस होती है, और ये क्लीन है, बहुत ज़्यादा धुआं नहीं निकलता है। इट इज़ अ क्लीन वे टू कन्वर्ट द एनर्जी कंटेंट ऑफ कोल इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, क्लीन फ्यूल्स एंड वैल्यू एडेड केमिकल्स। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है साइंस एंड टेक में ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर इंडिया ने रिसेंटली क्या अनाउंस किया है, जो एक कावाकास करके मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली थी। 2 बार मैंने अपनी वीडियोस में इसको कवर किया है, और हम भी ये सोच रहे थे कि कैसे भारतीय फोर्सेस चीन की फोर्सेस और पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी। तो देखिए सही समय पर भारत ने इस एक्सरसाइज से अपना नाम वापस ले लिया है। ये 15 सितंबर से 26 सितंबर तक होने वाला है। तो बहुत समय तक इंडिया ने वेट किया, उनको लगा कि शायद चाइना की तरफ से कुछ माहौल में सुधार हो, पर देखिए नहीं होगा। चाइना की ये सब स्ट्रैटेजी है, चाइना धीरे धीरे करके मामलों को एस्केलेट करता है। तो इसलिए इंडिया ने
कावकाज जो एक्सरसाइज था, जिसमें कि आपको ये कहाँ होने वाला था, अस्त्रखान में होने वाला था। इट इज़ अ सदर्न प्रोविंस इन रशिया। वैसे जस्ट बिकॉज इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है का मतलब ये नहीं कि ये अब आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बहुत संभावना है कि बस इसी कारण से ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ऐसा कुछ आपको आ जाए एग्जाम में कि इनमें से कौन से एक्सरसाइजेज में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसमें पैसेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज और इस तरह की दूसरी एक्सरसाइजेज का नाम दे दिया जाए और वहाँ पे ऑप्शन में आपको कावकाज भी दिखे, जिसमें कि आपको मार्क करना है कि कावकाज में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसमें SCO यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना है। द गुजरात गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द फर्स्ट सी प्लेन सर्विस ऑफ इंडिया। अगर बचपन में आप सब जो थोड़े मेरे एज के होंगे वो टेल स्पिन करके वो बलू वाला कार्टून देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि सी प्लेन कैसे सी पे लैंड करते हैं और सी से टेक ऑफ करते हैं। इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस चालू की जा रही है 31 अक्टूबर से। 31 अक्टूबर से क्यों? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि है। तो पहला सी प्लेन साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ेगा टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। साबरमती रिवर फ्रंट यानी कि अहमदाबाद में जो साबरमती नदी के नज़दीक उन्होंने बहुत सजाया धजाया इलाका बनाया है, वहाँ से वो टेक ऑफ करेगा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाएगा इन केवड़िया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है। सब जानते हैं गुजरात में है, लेकिन ये केवड़िया में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। जयंत कुलम्बागे, जैसे भी इनका नाम प्रोनाउंस होता हो, फॉरेन सेक्रेटरी है श्रीलंका के, उन्होंने कुम्बागे नाम होगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि श्रीलंका की तरफ से उन्होंने अनाउंस किया है, श्रीलंका में नई सरकार आई है बहुत भारी बहुमत से, तो इंडिया फर्स्ट अप्रोच उनका रहेगा। ठीक है। अब वो रहता है या नहीं रहता है, वो झूठ बोल रहे हैं। इंडिया की ये चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब इंडिया चाइना आपस में खिलाते, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, ये इंडिया और चाइना को आपस में खिलाते रहते हैं, दोनों का फायदा उठाते हैं। खैर, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया फर्स्ट उनका अप्रोच होगा। तो ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन से देश की सरकार ने डिक्लेयर किया कि हमारा अप्रोच इंडिया फर्स्ट होगा। जिनको पता नहीं है वो अमेरिका गैस मार देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बहुत सारी बातें करते रहते हैं, तो उन्होंने ज़रूर कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहा है श्रीलंका की सरकार ने। इंडियन नेवी जो है 24 नए सबमरीन अक्वायर करने वाली है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, तो इससे क्या होगा कि इंडिया की अंडर वाटर फाइटिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि 24 नए सबमरीन कहना आसान है, हम खरीदने वाले हैं। ये कोई आलू प्याज नहीं है कि आप मार्केट में निकले और झोले में भर के आ गए। चलिए, अभी से ये तो इनकी प्रोसेस है खरीदने की, वो लॉन्च की जाएगी सितंबर 2020 में। जनरली 15 साल लगते हैं कोई भी वेपन खरीदने निकलो तो हमारे देश में। ठीक है, बड़ी ही शोचनीय बात है ये। तो जो सबमरीन जो है दे आर टू बी बिल्ट इन इंडिया। ठीक है, उनको हम टेक्नोलॉजी खरीद लेंगे बाहर से, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी। उसमें से 6 आर गोइंग टू बी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। ठीक है, तो कितनी सबमरीन भारत खरीद रहा है, कितनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भारत खरीद रहा है, ये नंबर आप याद रख लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर UAE गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एग्रीओटा। देखिए, किसानों से रिलेटेड जो कोई न्यूज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। ये एक यूनिक न्यूज़ है जो किसान और खेती से रिलेटेड तो है ही, पर हमारी फॉरेन पॉलिसी से भी रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्रीओटा नाम याद रखिए, इसका फुल फॉर्म इस न्यूज़ में नहीं बताया गया था। UAE गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये एक वेब प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है मान के चलिए, जिसके जरिए भारत के जो किसान हैं वो गल्फ फूड इंडस्ट्री को सीधा अपना फूड प्रोडक्ट बेच सकेंगे। मिडिल मैन यहाँ से खरीद के वहाँ पर लेके जाएगा, वो यहाँ से किसी दाम पे खरीदेगा, वहाँ पर किसी दाम में बेचेगा, ऐसा नहीं है। उसी वेबसाइट पर आप बता दीजिए मेरे पास इतना सामान है, जैसे हम अमेजोन से सामान खरीदते हैं, गल्फ की जो फूड इंडस्ट्री है वहाँ के लोग आके सीधा मैन्युफैक्चरर यानी कि फूड प्रोड्यूसर जो हमारे किसान हैं या किसानों की जो एसोसिएशंस होंगी उनसे सीधा ऑर्डर प्लेस करके सामान खरीद लेंगे। नाम है एग्रीओटा, ये UAE गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसको इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिए, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। अब न्यूज़ पे आते हैं। देखिए, अभी जो लेटेस्ट क्वार्टरली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आई है वो बहुत ही ख़राब रिपोर्ट आई है। 29.3% हमारी GDP जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। 40 साल में सबसे ख़राब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है हमारा, और लोगों का कहना है कि ये तो डेटा हमें कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। एक्चुअल परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो जो बताई जा रही है उससे भी ख़राब निकलेगी इसमें भी। लेकिन हमारा जो फार्म सेक्टर है उसने ग्रोथ रजिस्टर की है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि कैसे हमारा कुछ पिछले कई क्वार्टर से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ओवरऑल जो GDP है, ओवरऑल जो इकोनॉमी है, उससे थोड़ा अलग परफॉर्म कर रहा है। देखिए, अप्रैल जून 2020 जो थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर है,
जबकि देश का फार्म सेक्टर आउटपुट जो है वो ओवरऑल जीडीपी से हायर रेट पे ग्रो किया है रियल टर्म्स पे। इस पे ध्यान दीजिए, रियल टर्म्स क्या होता है और नॉमिनल टर्म्स क्या होता है। जो भी चीज कितने रुपए पे बढ़ी, सीधा सीधा बात कर दो तो ये नॉमिनल टर्म्स में हम बात करते हैं। फिर उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दो अगर, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि रियल टर्म्स में इतना हुआ है। मान लीजिए 5 साल पहले एक कंपनी 200 रुपए का प्रॉफिट कमाई थी, इस साल कंपनी ने 300 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो हम बोलेंगे कि 100 रुपए, 200 रुपए से 100 रुपए का मुनाफा बढ़ गया उनका, यानी 50% प्रॉफिट उनका बढ़ गया, ठीक है, इन नॉमिनल टर्म्स। लेकिन अगर हम बात करें कि इन 5 सालों में रुपए की वैल्यू भी तो घटी है, इन्फ्लेशन की वजह से रुपए की वैल्यू समय के साथ घटती चली जाती है, ये आपको पता होगा। तो कहेंगे कि वो अगर आप इन्फ्लेशन की वैल्यू घटा दो तो आप देखोगे कि इन 5 सालों में ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन 4% रहा है, तो उसका कैलकुलेट करके आप देखोगे कि ये 300 रुपया नहीं, इसको आप 292 रुपया मान के चलो, तो इनका एक्चुअली 45% इनका प्रॉफिट बढ़ा है, 50% नहीं बढ़ा है, तो ये रियल टर्म्स में माना जाएगा, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी होता है जो रुपी टर्म्स में सीधा कितने रुपए उस समय था, कितने रुपए अभी है, उस टर्म्स में आप बात कर लेते हैं और बोल देते हैं इतनी ग्रोथ हो गई या इतना कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और रियल टर्म्स में होता है जब आप उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर देते हो, ठीक है। तो नॉमिनल और रियल के हिसाब से आप देखो तो रियल टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो लगातार तीसरे क्वार्टर में हमारी जो फार्म सेक्टर है वो ओवरऑल इकोनॉमी से ज्यादा रेट पे ग्रो किया है इन रियल टर्म्स। लेकिन ये 5वां कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जब एग्रीकल्चरल ग्रोथ ने हमारी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को सरपास कर दिया है इन नॉमिनल टर्म्स, दैट इज एट करंट प्राइसेस अनएडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो द लेटेस्ट क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है। इसी से न्यूज से आप रिवाइज करते चलिए, स्टैटिक के पोर्शंस देखिए। तो जो जीडीपी का डेटा है कौन रिलीज करता है? एनएसओ रिलीज करता है। उन्होंने बताया ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है हम आगे भी बताएंगे, पर आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग हम साथ में इनको जोड़ते हैं। फार्म सेक्टर जिसको बोलते हैं उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग है। ये भी एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। इट हैज ग्रोन, ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज ग्रोन 3.4% एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस यानी हम रियल टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको इन्फ्लेशन से माइनस करके बात कर रहे हैं। इन अप्रैल जून 2020 ओवर अप्रैल जून 2019, यानी पिछले साल इसी क्वार्टर में जितना ग्रॉस वैल्यू एडेड था, जितने रुपया उसमें ग्रोथ हुआ था, जितना रुपया उन्होंने आउटपुट दिया था, इस साल उतने क्वार्टर में उससे 3.4% ज्यादा का आउटपुट दिया है। तो दिस वाज अगेंस्ट अ 22.8% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन ओवरऑल रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द क्वार्टर, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है ये क्या होता है? ये जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में रुपए के टर्म्स में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी आमदनी हुई, सब लोगों की मिला लो, अगर सरकार की सबकी, तो वो बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एड जीडीपी, ठीक है। लेकिन जीडीपी से में देखिए वो पैसा भी है जो सरकार की आमदनी हुई है, लेकिन देश के अंदर से ही इनडायरेक्ट टैक्स कमा के हुई है, ठीक है। तो अपने देश के अंदर से ही जो पैसा आपने लोगों के प्रोड्यूसर से पैसा कमाया है वही उन्होंने प्राइस में जोड़ करके कस्टमर से ले लिया है। तो उसमें जो ज्यादा प्राइस बढ़ी है वो आप ये नहीं कह सकते कि कंपनियों की आमदनियां बढ़ी हैं, वो आपने टैक्स बढ़ा दिया है, तो उसको आपको माइनस कर देना है जीडीपी से। और जो सब्सिडी आपने दी है, ठीक है, उसकी वजह से अगर किसी की सेल्स बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में आउटपुट बढ़ा है, वो तो आपने सब्सिडाइज कर दिया है, चीजों के दाम घट गए वगैरह, तो वो सब्सिडी भी आप माइनस कर दो जीडीपी से। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों आप जीडीपी से माइनस करोगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितना एक्चुअल में वैल्यू ऐड किया गया हमारे इकोनॉमी में, वो पता चलता है, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड जो था जीवीए जो था, वो करंट प्राइसेस पे और ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, बाई 5.7% ईयर ऑन ईयर, while contracting by 20.6% for overall nominal GVA, ठीक है। Since GVA is the value of output less the cost of all inputs and raw materials that go into production of any good, it is a reasonable proxy for income or take home of farmers। GVA क्या होता है? जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर 5 रुपए का एक पान खरीद रहे हैं, उसमें जितना भी आपने वो कत्था, चूना, सौंफ, चमन बहार, इलायची, लौंग, किमाम जो भी डालना था आपने गिरी वगैरह डाल दिया, गुलकंद, ठीक है, तो वो उसका मान लीजिए 4 रुपया 20 पैसा कॉस्ट पड़ता है एक पान के अंदर। तो जो 80 पैसा बचा ना उस पान में, वो उस फार्मर का, उसको आप बोलोगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी 4 रुपए 20 पैसे का सामान लेके आपने 5 रुपए में बेच दिया, तो वो इकोनॉमी में 80 पैसा क्रिएट हो गया एक तरह से, और वही फार्मर की इनकम भी हो गई, आप बोल सकते हैं टेक होम ऑफ द फार्मर, है ना। तो हम लोग को फार्मर की एक्चुअल इनकम उतनी हम लोग नहीं पता कर पाते हैं, सैंपल सर्वे वगैरह देश भर में होते हैं जो कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से उतने नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ये ग्रॉस वैल्यू एडेड से हम अनुमान लगा सकते हैं।
ठीक है, नॉमिनल फार्म ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ फॉर अप्रैल जून 2020 वाज इट्स लोएस्ट सिंस अक्टूबर दिसंबर 2018 बट हैज एक्सीडेड ओवरऑल जीवीए फॉर 5 सक्सेसिव क्वार्टर्स नाउ फ्रॉम अप्रैल जून 2019। यानी फार्म में भी आउटपुट देखिए कम हुआ है, ऐसा नहीं है, पर बाकी इकोनॉमी की जो हालत है उसकी तुलना में हमारे फार्म इनकम ग्रोथ हैज आल्सो स्लोड, देखिए बोल रहे हैं इनफैक्ट मोर देन हाफ कंपेयर टू द प्रीवियस जनवरी मार्च 2020 क्वार्टर। इसी साल का जो पहला क्वार्टर था उसमें जो इनकम थी फार्म इनकम अभी उसकी आधी रह गई है, लेकिन बाकी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है और नेगेटिव टेरिटरी में जा चुकी है वैसा स्थिति नहीं है इसका। ठीक है, जो साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल 9.8% अबव नॉर्मल रहा है और खरीफ एकरेज, कई बार मैंने बात की है खरीफ की फसल इस बार बहुत ज़्यादा बोई गई है, वो 8.6% ज़्यादा एरिया में बोई गई है, हायर देन लास्ट ईयर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेवलपिंग ला नीना बोड्स वेल फॉर द कमिंग रबी क्रॉप एज वेल। ला नीना, एल नीनो, इंडियन ओशियन डाइपोल, देखिए मैं 15 बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं और सबको पता होना चाहिए यार, अगर जब तक ये पूरा क्लैरिफाइड नहीं ना, आपको क्लियर नहीं है ITCZ कैसे मानसून बनता है, किसी को अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं बोलना चाहिए जब तक ये पूरा क्लियर ना हो उसको। ठीक है, तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं खेती में आने वाले समय में और भी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2580 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसके साथ साइन किया है, किस लिए साइन किया है? 6 पिनाका रेजिमेंट इंडियन आर्मी को देने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पिनाका मिसाइल थ्रो करने वाली, पहले बिनाका करके टूथपेस्ट आता था, उसी से आप याद रखिए कि पिनाका जो है ये मिसाइल लॉन्चर है ना, ऐसी गाड़ी में ले जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में मिसाइल लॉन्च करते रहेंगे, तुरंत एक के बाद देखिए मिसाइल लॉन्च करते रहेगा। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? ये आपके एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो, इन तीन के साथ किया है। पिनाका रेजिमेंट में 114 लॉन्चर होते हैं विद ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम। ये ऊपर नीचे होती रहती है ये चीज़, जो आप देख रहे हैं ना, कितनी दूरी तक मारना है, कौन से एरिया में आपको मारना है, या आप यहाँ पर कंट्रोल रूम से फीड कर देते हैं, यहाँ से सीधा लॉन्च हो जाता है उस हिसाब से। ठीक है, तो इससे इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बढ़ जाएगी। हम क्यों प्रिपेयर्डनेस बढ़ा रहे हैं? जाहिर बात है, ठंड के समय में चाइना से हम युद्ध की आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं। तो इंडक्शन ऑफ द 6 पिनाका रेजिमेंट इज टू बी कंप्लीटेड बाय 2024। देखिए यहाँ तुरंत कुछ नहीं होता है, 4 साल इसमें भी लग जाएंगे। तो पिनाका जो है मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, ये DRDO ने अपने देश के अंदर डिजाइन और डेवलप किया है। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर है फॉर मार्क 1 और 75 किलोमीटर है फॉर मार्क 2। ठीक है, पिनाका को करगिल वॉर में यूज किया गया था और बहुत ज्यादा ये सफल रहा था। इसकी डिप्लॉयमेंट किसके साथ होती है? स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार। ठीक है, ये रेडार सिस्टम जो उसको स्वाति नक्षत्र, बहुत हमारे मिथ्स में उसका, हमारे जो कहानियां हैं, धार्मिक कहानियां, उसमें स्वाति नक्षत्र का अक्सर जिक्र होता है। तो वेपन लोकेटिंग रेडार वो लोकेट करेगा कि सामने वाले वेपन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं और दुश्मन की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। उसको भी आप इस मशीन में एक साथ अटैच कर दोगे तो सीधा इस रेडार से इनपुट लेके वो रॉकेट लॉन्चर खुद ही वहां पर लॉन्च कर देगा। ठीक है, इट लोकेट्स इनकमिंग आर्टिलरी एंड डिटरमाइंस पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू काउंटर बैटरी फायर। पिनाका 2 एक गाइडेड मिसाइल है। इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है देखिए, इट इज बीइंग डेवलप्ड एट आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे। ये कहाँ पर है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे में है। यहाँ शस्त्र हमारे रिसर्च किए जाते हैं और नए नए बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें कंट्रोल किट और नेविगेशन गाइडेंस लगा हुआ है। ये चांदीपुर में 2013 में ही सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है। तो इजराइल हैज जॉइंड हैंड्स विद DRDO टू इम्प्लीमेंट द ट्रेजेक्टरी करेक्शन सिस्टम ऑन पिनाका। ठीक है, पिनाका जो एक बार मारेगा उसके बाद खुद ही अपनी ट्रेजेक्टरी को करेक्ट कर लेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, देयर आर ऑल्सो प्लान्स टू इंटीग्रेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स विद पिनाका। अगर इस तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हमने उसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर लगा दिया तो फिर तो कहने की बात ही नहीं है। वो खुद ही घूमते घूमते टारगेट सिलेक्ट कर करके उन पर फायर करते रहेगा और उसको किसी ने मार भी दिया दुश्मन ने, तो हमारा कोई पायलट तो नहीं जाएगा, हमारा कोई महंगा प्लेन तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा बहुत बेनिफिट होगा इसमें। तो इंडिया करेंटली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को पुश कर रहा है, क्योंकि चाइना के साथ हमारी झड़प हो गई थी, उसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। ये 1962 के युद्ध के बाद चाइना के साथ हमारा सबसे ज़्यादा अग्रेसिव इनकाउंटर हुआ है, तो हम उसको बराबर गंभीरता से ले रहे हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस गुड्स। दुनिया भर में जितने हम, मतलब इन टर्म्स ऑफ डॉलर, पैसे की टर्म्स में देखा जाए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट पता नहीं कौन करता है, दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक तो बड़ा खर्च की बात है, बड़े शर्म की बात भी है। हम अपना हथियार खुद नहीं बना सकते क्या? और हमारा देश इतना अमीर है भी नहीं कि हम वेपन्स में इतना खर्च करें, तो हमको अपना खुद का डेवलप करना चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। दस द डिफेंस मिनिस्ट्री इज ट्राइंग टू कट द इम्पोर्ट्स बाय बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, तो देखिए हम इसी तरह आंसर्स पर आ चुके हैं। इंडिया का लेटेस्ट GDP ग्रोथ वॉज द लोएस्ट इन 40 years। Who can create quota for serving medical doctors in PG admission? It is the state government. Railways aim to have 100% power sustainability by 2030. Supreme Court has allowed telcos
10 years to clear their AGR dues and coal gasification produces syngas. ठीक है, थैंक यू गाइस, ये थी मेरी करंट अफेयर्स की कवरेज। प्लीज वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करिए, आज और 2 वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की, उनको पूरा चेकआउट करिए। मेरी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट आप एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिए, जो इश्यूज पे आप अपडेटेड नहीं है उनको एक बार आप चला के प्ले करके देख लीजिए, 5-10 मिनट में पूरे इशू पे आपकी जानकारी बन जाएगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में आके कुछ कमेंट कर दीजिए, आप कमेंट करते हैं तो मुझे देख के अच्छा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे कोई सुन रहा है। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।